हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम मध्यकालीन भारत के अंतर्गत गुलाम वंश, जिसे ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत सबसे अंतिम शासक एवं प्रमुख शासक बलबन के बारे में जानेंगे। कैसे इसने लौह एवं रक्त की नीति को चलाया और किस प्रकार क्रूरता के साथ अपने शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया। तो इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि इससे रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारी प्रमुख तथ्यात्मक चीज़ें हैं इसके अंतर्गत जो हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और सारी बातों को समझने का प्रयास करें। तो चलिए जानते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में, क्या इसका पूरा स्टोरी रहा। इसका नाम था बहाउद्दीन या गयासुद्दीन या उलुग खां भी इसे कहा जाता है। गयासुद्दीन बलबन, ज़्यादातर इसे इसी नाम से पुकारते हैं, गयासुद्दीन बलबन, जिसे उलुग खां बोला जाता है। उलुग खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने दिया था और उसे ही हटा करके, उसे मार करके ये दिल्ली सल्तनत की सल्तनत का सुल्तान बनता है। और इससे पहले ये इल्तुतमिश के 40 सरदारों का जो गठन किया गया था उसके अंतर्गत ये भी शामिल हुआ करता था। ये इल्बरी तुर्क था, इल्तुतमिश का गुलाम भी था, क्योंकि 40 सरदारों का जब इल्तुतमिश गठन किया था उसके अंतर्गत इसे भी शामिल किया था। इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था, ठीक है। और इसने दिल्ली सल्तनत की सुल्तान की उपाधि तब प्राप्त की जब नसीर खां को इसने हटाया। और इसके बाद इसका जो प्रमुख कार्य था, प्रशासन व्यवस्था चलाने का जो प्रमुख कार्य था, ये बहुत ही क्रूरता के साथ, निरंकुशता के साथ शासन व्यवस्था चलाना शुरू किया। लोगों के बीच में डर पैदा करना इसका सबसे बड़ा प्रमुख जो कारण था, कार्य था, वही था डर पैदा करना लोगों के बीच में। मेवाती डाकुओं को सबसे पहले हटाने का कार्य किया। जो मंगोल थे, जो आक्रमणकारी मंगोल थे, उससे सबसे ज़्यादा खतरा था इसके अंतर्गत। इसलिए इसने लौह एवं रक्त की नीति चलाई। इसने अपने सिपाहियों को बहुत ही क्रूरता के साथ बोल के रखा था कि जहां भी दिखे उन्हें बस मार डालो, चाहे तुम्हें रक्त ही क्यों ना बहाना पड़े। तो इस प्रकार लौह एवं रक्त की नीति इसने चलाई। तलवारों के साथ लोगों को काट डालने की नीति चलाई और बोला कि जहां भी डाकू दिखे उन्हें मार डालो। बस इनका कार्य था, सबसे पहला कार्य मंगोलों को हटाना। जितने भी मंगोल डाकू थे, मेवाती डाकू थे, उनकी समाप्ति करना। और दूसरा, बलबन का जो राजस्व सिद्धांत था वो ईरान शासकों से प्रभावित था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका राजस्व सिद्धांत किससे प्रभावित था। तो ईरान या फारसी शासकों से प्रभावित था, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति किसने चलाई थी, ये भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बराबर ये पूछा जाता है लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा चलाई गई थी। तो बलबन के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। तो इसके प्रमुख कार्य में जो तीसरा पॉइंट में आता है, तुर्कान चहलगामी की समाप्ति, क्योंकि ये भी इसका सदस्य हुआ करता था, ये भी चहलगामी का सदस्य था। और इसे पता था कि बहुत मजबूती के साथ तुर्कान चहलगामी खड़े हो चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इससे सबसे ज़्यादा हमें खतरा है। इसलिए बलबन ने सबसे पहला अपना उद्देश्य बनाया कि इसे हटाना है और
लौ एवं रक्त की नीति के साथ इन्हें भी बहुत क्रूरता के साथ दबाते चले, मारते चले और हटाते चले। तो तुर्कान चहलगामी की समाप्ति भी इनका जो पहला उद्देश्य था, लौ एवं रक्त की नीति के तहत इसे हटा देना, तुर्कान चहलगामी की समाप्ति। और फिर उसके बाद गुप्तचर विभाग की भी स्थापना करी इन्होंने कि ये गुप्तचर हमें बताते चलेंगे कि कहाँ पे हमारे विरोधी खड़े हैं। तो गुप्तचर विभाग की भी स्थापना करी, जिसे वरीद मुमालिक कहा जाता है। फिर सैन्य विभाग का गठन किया, जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता है। दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। नवरोज त्योहार भी चलाया। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, नवरोज त्योहार किसने चलाया? तो याद रखिएगा, बलबन ने चलाया नवरोज त्योहार। सिरी नामक नगर को भी बसाया इसने। और इसके समय में जो विद्वान थे वो अमीर खुसरो और अमीर हसन हुआ करते थे, ठीक है। और इसका जो मृत्यु होता है वो 1286 में हो जाता है, ठीक है। बलबन एक अंतिम शासक के रूप में रहा। और उसके बाद फिरोज, जलालुद्दीन फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। ममलूक वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है, जो सबसे कम समय तक चलता है। और खिलजी वंश की स्थापना कौन करते हैं? तुर्क मलिक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एक सिद्धांत था, राजत्व का सिद्धांत। बलबन का जो दैवीय राजत्व का सिद्धांत था, जो काफ़ी फेमस है, हर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और इसके बारे में आपको जानने की भी आवश्यकता है कि ये क्या था, ये दैवीय राजत्व का सिद्धांत। बलबन ने अपना जो शासन व्यवस्था चलाया वो डर के बीच में चलाने का कोशिश किया, लोगों को डरा करके। ऐसा उसने सोचा कि लोगों के बीच में ऐसा क्या बताया जाए जिससे लोग हमसे डरे, हमारे सहयोगी बने। तो उसने सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि बताया लोगों को। सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि बताया, मतलब अल्लाह के बाद तो मैं ही हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि जैसा इसने कथन लोगों के बीच में रखा। इसने बोला नियामत एक खुदाई, मुझे ही समझो, पैगंबर के बाद सुल्तान मैं ही हूँ। इसने जिल्ले इलाही बोला, मैं जिल्ले इलाही हूँ, ईश्वर के बाद जो प्रतिनिधि है वो मैं ही हूँ। इसने अपने दरबार में लोगों को बताया कि सिजदा और पाबोस का इसने नीति चलाया और बोला कि सिजदा और पाबोस करना आपको अत्यंत आवश्यक है हमारे दरबार में। सिजदा का मतलब क्या? घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना, और पाबोस का मतलब पैरों को चूमना। अगर आप उनके दरबार में जाएं, बलबन के दरबार में जाएं, तो घुटनों पे बैठ के सर को झुकाना है और उनके पैरों को चूमना है। तो इस प्रकार से उसने अपने आप को जिल्ले लाही बताया। ईश्वर के बाद जो पैगंबर है वो अपने आप को ही बताया। और बलबन बहुत ही क्रूरता के साथ लोगों के बीच में रहने का कोशिश किया। शराब का नशा वो करना छोड़ दिया ताकि उसे कोई गलत ढंग से ना देख पाए। अपना शासन व्यवस्था बहुत ही तरीके से चलाना वो शुरू किया और अपने दरबार में हंसी मजाक करना भी बंद कर दिया और लोगों को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से शासन व्यवस्था चलाने का बताया और अपना साम्राज्य व्यवस्था आगे बढ़ाते चला। इसने बोला कि सुल्तान का कोई आलोचना नहीं कर सकता, सुल्तान का निरंकुश होना अति आवश्यक है। कुलीनता का समर्थन, रक्त की शुद्धता का सिद्धांत इसने शुरू किया था। ईरान का शासक अब सियाव के आधार पर। तो इस प्रकार
उसने अपना पूरा शासन व्यवस्था चलाना चाहा अपने साम्राज्य के अंतर्गत, और ये 40 वर्ष तक इसका शासनकाल चला, काफ़ी लंबे समय तक। गयासुद्दीन, अब इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन रख रखे हैं जिसे आपको बनाना है। गयासुद्दीन बलबन ने किस नीति को अपनाकर दिल्ली सल्तनत की शक्ति को मजबूत किया? ठीक है, तो रक्त और लौह की नीति, ये आप ध्यान में रखेंगे। रक्त और लौह की नीति को अपना करके ये अपने शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया, लोगों के बीच में ये डर भी पैदा करने का प्रयास किया रक्त और लौह की नीति के साथ। दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गयासुद्दीन बलबन की राजस्व नीति का वर्णन कीजिए, साथ ही स्पष्ट कीजिए कि उसकी नीतियों ने दिल्ली सल्तनत की आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित किया। तो सारी बातों को समझने के पश्चात, इस वीडियो को देखने के पश्चात बुक को उठाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए, इसके बारे में कुछ और जानने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर कीजिए। जितना भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं आप बनाइए। एग्ज़ाम में कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप हर तरीके से तैयार रहें। टाइम आपके पास बहुत कम है, आप कोशिश करते रहें, पढ़ते रहें, और हमें उम्मीद है कि आप सक्सेस ज़रूर हासिल करेंगे। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। डेली उस पर क्विज कराया जाता है, तो आप उसमें भी शामिल हों। तो चलिए, धन्यवाद।